सीधा संदेश सीधा संदेश ये साफ है उपचुनाव का कि बीजेपी का घमंड चूर चूर हो गया है और कांग्रेस की बल्ले बल्ले यहां पर दिखाई दे रही। सीधा संदेश है और सीधे संदेश में बीजेपी यहां पर अगर इसको नहीं भाप पा रही है, नहीं समझ पा रही है, तो यानी सुपड़ा साफ अब ना केवल इस उपचुनाव में बल्कि इसके आगे भी होना आप तय मान करके चलिए। और बीजेपी जिस तरीके से यहां पर उसको झटका लगा है, इसके बाद में आगे भी एक बहुत बड़ा झटका जो है वो बीजेपी को लग सकता है। बिल्कुल साफ संदेश है, बिल्कुल सीधा संदेश है और बीजेपी इसको जितना लेट समझेगी उतना जो है वो बीजेपी को और तगड़ा झटका लगेगा। विधानसभा के उपचुनाव के नतीजों को हम बता रहे हैं। 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव हुआ है और 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी को यहां पर न केवल तगड़ा झटका लगा है बल्कि बीजेपी का जो घमंड है वो चूर चूर हो गया है। 13 में से 10 सीटें इंडिया गठबंधन के कब्जे में है, जबकि 3 सीटों पर अभी इस वक्त में रस्साकसी जो है वो चलती हुई दिखाई दे रही है। बिहार में क्या कुछ होता है इंतजार करिए। तो यानी बड़ा झटका एक बीजेपी को लगा है। चाहे वो हरिद्वार की बात करें तो वहां पर भी तगड़ा झटका लगा है, चाहे बद्रीनाथ की बात करें तो वहां पर भी तगड़ा झटका लगा है, हिमाचल में भी बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। फिर उसके बाद में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने सुपड़ा साफ कर दिया है और इसी तरह से बिहार में भी अब जो है वो पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। जेडीयू इस सीट पर 2000 वोटों से पीछे चल रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के पास में 1 सीट थी। पंजाब में आम आदमी पार्टी उस 1 सीट पर पूरी तरह से परचम लहराने में कामयाब रही है और उसके साथ साथ तमिलनाडु के अंदर डीएमके 1 सीट पर यहां पर पूरी तरह से कामयाब रही है। यानी कुल मिलाकर के पूरे देश का मैसेज, पूरे देश का संदेश वो बिल्कुल साफ है। पूरे देश का मैसेज वो पूरी तरह से साफ है कि कांग्रेस यहां पर अपना पैन इंडिया दबदबा दिखाने में कामयाब रही। कांग्रेस का यहां पर बल्ले बल्ले यहां पर होती हुई दिखाई दे रही है विधानसभा के चुनाव में, उपचुनाव के अंदर। और बीजेपी का जो एक घमंड था 400 पार वाला, वो जो टूटा लोकसभा के अंदर, उसको अब चूर चूर कर दिया गया। जो पहले 400 पार का जो नारा था लोकसभा में, जिसको तोड़ा गया, बीजेपी 240 पर सिमट गई। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए अपनी बीजेपी के पूर्ण बहुमत की पार्टी की तरफ से। वो एनडीए के बैसाखियों के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अब वो जो थोड़ा बहुत घमंड बचा हुआ था उसको भी एक तरीके से चूर चूर कर दिया है। और घमंड शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री की शैली अगर आप देखेंगे तो अभी भी जस की तस दिखाई देती है। अभी भी वही राहुल गांधी को ये कहना कि आप हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, अभी भी मणिपुर के ऊपर नहीं बोलना, अभी भी नीट को लेकर के चर्चा नहीं करना, अभी भी महंगाई को लेकर के चर्चा नहीं करना। इन सब चीजों को लेकर के अगर आप देखें तो जो बीजेपी की जो शैली थी, नरेंद्र मोदी जी की जो शैली थी, जो की त्यों लगातार दिखाई दे रही थी, उसको जो है वो खत्म कर दिया गया है। और बीजेपी यहां पर जो है वो सीधे तौर पर बीजेपी यहां पर आप ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा झटका बीजेपी को लगा है। और जो घमंड थोड़ा बहुत बचा हुआ था, अगर बीजेपी ने उसको खत्म नहीं किया तो ये मान करके चलिए कि अब आगे आने वाले वक्त में पूरी तरह से सुपड़ा साफ जो है वो हो जाएगा। विधानसभा उपचुनाव के नतीजे साफ और सीधा संदेश यहां पर दे रहे हैं। बिल्कुल, और देखिएगा कि कहां कौन आगे चल रहा है ये भी आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश 1 सीट पर चुनाव, अमरवाड़ा जहां कांग्रेस आगे चल रही है और बीजेपी पिछड़ चुकी है। बिहार 1 सीट पर उपचुनाव, रुपौली जहां निर्दलीय आगे चल रहा है और जेडीयू और आरजेडी पीछे हो गई हैं। पंजाब में 1 सीट पर चुनाव, जालंधर पश्चिम सीट पर जहां आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है और बीजेपी हार गई है। पश्चिम बंगाल की 4 सीटें जिनमें रानीघाट दक्षिण से टीएमसी आगे चल रही है, रायगंज से टीएमसी जीत चुकी है। यह हमने आपको खबर अभी थोड़ी देर पहले ब्रेक पे की थी, जहां कृष्णा कल्याणी जीते हैं, वो जीत चुकी है रायगंज। और साथ ही बागदा सीट भी टीएमसी जीत चुकी है। यह भी बड़ी खबर है, जहां पश्चिम बंगाल की दूसरी सीट बागदा सीट भी टीएमसी जीत चुकी है और बीजेपी इस सीट को भी हार चुकी है। उसके बाद मानिकतला सीट जहां टीएमसी आगे चल रही है
और राणाघाट पर भी टीएमसी आगे चल रही है, यानी कि 2 सीटें टीएमसी ने अपने खाते में कर ली है और 2 सीटों पर बढ़त मजबूत तरीके से बनाकर आगे चल रही है। हिमाचल प्रदेश की 3 सीटें, जिनमें हमीरपुर में बीजेपी जीती बहुत कम मार्जिन से, 1500 वोटों से जीती। दूसरी सीट देहरा सीट, जहां कांग्रेस ने एक बड़ी जीत दर्ज की है, 9000 से ज्यादा वोटों के साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर ने जीत दर्ज की है। नालागढ़ से कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। उत्तराखंड की 2 सीटें बद्रीनाथ और मंगलौर, जहां कांग्रेस ने मजबूत पकड़ बना रखी है और मंगलौर की सीट पर तो काजी ने जीत भी दर्ज कर ली है। तमिलनाडु की विक्रमबंडी, जहां डीएमके आगे चल रही है, यानी कि एनडीए यहां भी पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आप देखिए 13 विधानसभा सीटें, 7 राज्य और उनमें से केवल 1 सीट जहां बीजेपी मजबूत या जीत गई। अभी अभी बयान निकल करके सामने आया है उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेता हरीश रावत का, और हरीश रावत का ये बयान जो है वो आप सामने रखिए, और निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है। हरीश रावत के लिए भी कहीं ना कहीं एक वो अपनी संजीवनी के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि काफी लंबे वक्त से, पिछली बार आपको याद होगा विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर इन्होंने चुनाव लड़ा था, दोनों सीटों पर हार गए थे उत्तराखंड में, लेकिन अब 2 बड़ी सीटें कांग्रेस के खाते में डाली है। हरीश रावत सामने आए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए हरीश रावत ने बयान दिया, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और कांग्रेस के दिग्गज नेता भी हैं। उन्होंने कहा कि ये यानी कि बद्रीनाथ और मंगलौर दोनों सीटें हम यानी कि कांग्रेस जीतेंगे। उत्तराखंड की जनता तक परिवर्तन का संदेश थोड़ा देर में पहुंचा, नहीं तो लोकसभा के नतीजे भी कुछ और होते। ये बहुत बड़ी बात कह दी है उन्होंने। उन्होंने कहा कि ये जो परिवर्तन का संदेश है, ये उत्तराखंड की जनता तक थोड़ी देर में पहुंचा, अगर पहले पहुंच जाता तो फिर लोकसभा के नतीजे भी अलग होते। इन चुनाव में हमने जनता से कहा कि विपक्ष धर्म निभाने के लिए हम और मजबूत बने, हमें ताकत दीजिए। लोगों ने हमें वो ताकत दी है ताकि हम विपक्ष का धर्म अच्छे से निभाएं। धर्म की राजनीति की बात नहीं, विपक्ष का धर्म यानी कि कर्तव्य निभाने की बात हो रही है, अपनी ड्यूटी निभाने की बात हो रही है कि हम एक विपक्ष के तौर पर मजबूत विपक्ष बने, ताकि सरकार से हम मजबूती के तौर पर सवाल पूछ सके, आपकी समस्याओं को उठा सके, और जहां सरकार गलत हो वहां उसे टोक कर डांट भी सके। तो हमें वो ताकत दीजिए, मजबूत कीजिए। और इन दोनों सीटों पर उत्तराखंड की जनता ने हमें मजबूती दी है, हमें वो ताकत दी है, ये बात कही है हरीश रावत ने। देखिए मैसेज बिल्कुल क्लियर है कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस का अब जो स्टेट में अलग अलग राज्यों में जो उनका जो एक संगठन पूरी तरह से निरस हो चुका था, वो भी अब एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्टी के नेताओं को जो है वो पूरी तरीके से एक हाशिए पर चले गए थे, वो अब कहीं ना कहीं एक्टिव हो रहे हैं, और ये कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे संकेत हैं कि कम से कम अगर आप प्रदेशों में एक्टिव रहेंगे तो फिर आगे अगर मध्यावधि के चुनाव होते हैं तो उसमें भी फिर बहुत हद तक जो है वो कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए एक बहुत अच्छी जो है वो सुखद तस्वीर जो है वो नहीं उभर करके सामने आएगी। और कांग्रेस उत्तर प्रदेश ये कांग्रेस जिस तरीके से उपचुनाव में ये नतीजे आए हैं, इसी तरह से लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस फिर बड़ा खेल कर सकती है। बिल्कुल। और देखिए ये जो अभी अगर आप 1 साल पहले की तस्वीरों को याद करेंगे तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उतना जोश नहीं था, या फिर यूं कहें कि कहीं ना कहीं मायूस होते थे, क्योंकि संख्या बल उतना नहीं था, मजबूती उतनी नजर नहीं आती थी। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव ने वो सारी तस्वीर बदल दी है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश भी है, उत्साह भी है, हिम्मत भी है, और अब वो जमीन पर उसी तरह से जनता के बीच जाता है, बात करता है, समझाता है, और उसी के नतीजे ये आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इसी बात को हरीश रावत ने भी कहा। उन्होंने कहा कि ये जो हम परिवर्तन का जो संदेश जनता तक पहुंचाना चाहते थे, वो पहुंचाने में थोड़ी सी देर हो गई। अगर पहले पहुंच जाता तो फिर लोकसभा के जो नतीजे आए हैं उनमें और बड़ा परिवर्तन आप देख सकते थे। उत्तराखंड में भी ये परिवर्तन अलग होता, क्योंकि जो 5 सीटें बीजेपी के खाते में गई वो सीटें छीनी जा सकती थी। लेकिन इस बार जनता ने उस संदेश को समझा, उस संदेश को अपनाया, और जिसके चलते उन्होंने हमें एक मजबूत विपक्ष के तौर पर और मजबूत किया विधानसभा के स्तर पर, और इसीलिए अब मजबूती के साथ हम सरकार से सवाल पूछ सकेंगे। तो ये कांग्रेस के लिए न केवल एक बड़ी जीत है, बल्कि
इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ी जीत है, क्योंकि जितना कांग्रेस मजबूत होगी, बाकी की क्षेत्रीय पार्टियों को भी उतनी मजबूती मिलेगी और क्षेत्रीय पार्टियां उतनी मजबूती के साथ में बीजेपी को काउंटर यहां पर कर पाएंगी। और टीएमसी ने जो है वो अपना दबदबा यहां पर बना करके कहीं ना कहीं मुश्किल पैदा कर दी है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी ये समझ रही थी कि अब धीरे धीरे हम अपने आप को विधानसभा चुनाव के लिए तैयार करेंगे। लेकिन चाहे लोकसभा की बात हो, चाहे विधानसभा की बात हो, दोनों जगह पर जो है वो बड़ा झटका लगा है। और सबसे बड़ी बात यह है, आज जो ये उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं, इसने कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बजा दी है बीजेपी के लिए। हरियाणा के विधानसभा चुनाव के अंदर, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के अंदर, बिहार के विधानसभा चुनाव के अंदर, और खास तौर पर जम्मू कश्मीर में भी अब चुनाव होने हैं, तो जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के अंदर इन चारों राज्यों में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज गई है कि बीजेपी यहां पर अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है उपचुनाव के अंदर, तो आप ये मान करके चलिए कि बीजेपी फिर बहुत ज्यादा उम्मीद ना करे इन राज्यों के अंदर भी। और देखिए एक और बड़ी खबर है, अमरवाड़ा से ये खबर है कि जो हम अभी तक आपको ये बता रहे थे कि लगभग 7,500 वोटों से कांग्रेस आगे चल रही है, इसमें परिवर्तन हो गया है। बीजेपी 800 वोटों से आगे चल रही है, लेकिन इसमें अहम खबर यह है कि कांग्रेस ने यह आरोप लगाया कि आखिरी के 2 राउंड, यानी कि जो अभी जिस राउंड की गिनती चल रही है उसमें 98वें राउंड की गिनती चल रही है, लेकिन 16 और 17वें राउंड की और 18वें राउंड की गिनती के वोट कितने हैं, बढ़त क्या है, इस बात को लेकर अभी नहीं बताया गया है। जबकि ये नियम है कि जैसे ही एक राउंड की गिनती खत्म होती है, उसके तुरंत बाद ऐलान किया जाता है कि किस पार्टी को या किस प्रत्याशी को कितने वोट पड़े हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं बताया गया कि किस राउंड में कितने वोट मिले हैं, कितने वोटों से किसको बढ़त मिली है। सीधे तौर पर सिर्फ ऐलान कर दिया गया कि 800 वोटों से बीजेपी आगे हो गई है। यानी कि हमारे एक दर्शक ने जिस बात का अंदेशा जताया था कि बैटरी डाउन होगी, लाइट गुल होगी और फिर खेल हो जाता है, उसी खेल को लेकर कांग्रेस ने भी ये कहा है कि इसमें कुछ खेला हो सकता है, क्योंकि कहां 7,500 वोटों से कांग्रेस आगे थी, कहां लास्ट के अब एकदम से 2 राउंड पर आकर 800 वोटों से बीजेपी आगे होगी, और वो भी तब जब उनको नहीं बताया जा रहा है कि आखिरी के 2 राउंड का परिणाम नहीं बताया गया, जिसको लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है अमरवाड़ा में। तो धर्मेंद्र देखिए, जिस बात का अंदेशा दर्शक भी जता रहे थे वही होता हुआ नजर आया। तो देखिए यहाँ पे संदेश पूरा साफ है, संदेश पूरा साफ है कि बीजेपी यहाँ पर जो है वो पिछड़ गई है, और बीजेपी को यहाँ पर सोचना होगा, बीजेपी को यहाँ पर चिंतन विचार अपना करना पड़ेगा कि आखिरकार वजह क्या रही है। और बीजेपी अगर अभी भी इन बातों को नहीं सोचती है कि महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम दूसरे मुद्दों से उसको नुकसान हो रहा है, और ये कवर फायर जो है वो नहीं कर पा रही है बीजेपी इन चीजों को किसी भी तरीके से, कि जिस तरीके से बिल्कुल, यानी कि देखिएगा कि 800 वोटों से भले से बीजेपी आगे हो गई है, लेकिन जो आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं, ये आरोप अपने आप में बहुत बड़े हैं। अगर आप काउंटिंग कर रहे हैं और काउंटिंग के बाद अगर आपको ये नहीं बताया जा रहा है कि आखिर के 2 राउंड में परिणाम क्या रहा, तो ये अपने आप में संदेह पैदा करता है, यह शक पैदा करता है, और उसी शक को लेकर कांग्रेस अब प्रदर्शन भी कर रही है। यानी कि कुछ भी यहां हो सकता है। जो अंदेशा आप भी समझ रहे हैं हमारी बातों से, या जिस बात को लेकर हमारे दर्शक ने कमेंट भी किया था, ये लगभग वही वाली स्थिति देखने के लिए मिल रही है। कमलेश शाह और धीरन शाह के बीच में ये मुकाबला चल रहा है मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट पर। लेकिन ऐसे में अचानक से 800 वोटों से आगे कर देना बिना परिणाम बताए, ये बहुत कुछ समझा रहा है, ये बहुत कुछ संदेह पैदा कर रहा है। ये स्थिति अपने आप में बहुत बड़ी है और गंभीर है, इस पर भी विचार करना जरूरी है। जनता अपनी बातें बता चुकी है, और ये देखिएगा कि केवल 15 राउंड तक ही बताया गया कि कौन सी पार्टी के किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले हैं, कौन कितने वोटों से आगे रहा, और 15 राउंड के बाद 16, 17 और अब 18वें राउंड की गिनती चल रही है। लेकिन 15 के बाद 16 और 17 राउंड का नहीं बताया गया कि उसका परिणाम क्या है। डायरेक्ट ऐलान ये कर दिया गया कि बीजेपी 800 वोटों से आगे। अब आप सोचिए कि 2 राउंड की गिनती का कुछ पता ही नहीं लग रहा, तो क्या सच में आगे है या नहीं है। ये तमाम शक है जो अभी जाहिर कर रही है कांग्रेस भी। तो देखिए जिस तरीके से अभी जो चीजें निकल करके सामने आ रही है, उससे कहीं ना कहीं मैसेज जो है वो साफ है। मैसेज जो है वो जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी के लिए आया है निकल करके,
उसको आप यूं समझिए कि अगर बीजेपी यहाँ पर इन मैसेज को देख करके बिल्कुल निचले स्तर पर जाकर के अगर काम करना नहीं शुरू करती है या मुद्दों को लेकर के अगर काम करना नहीं शुरू करती है, तो ये 13 सीटें नहीं है, उसके बाद में 90 सीट हरियाणा की है और 288 सीटें महाराष्ट्र की हैं। फिर उसके बाद में झारखंड के अंदर जो है वो 188 सीटें हैं। तो वो ये सब चीजें मिला करके यानी करीब-करीब आप मान करके चलिए कि बीजेपी के हाथ से 1000 जो सीटें हैं विधानसभा की, उस पर करीब-करीब जो है वो फिर ग्रहण लग जाएगा। और बीजेपी को झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर इसमें बड़ा झटका जो है वो लग सकता है। ये एक मैसेज जो है वो साफ है और जिस चीज को बीजेपी यहाँ पर अगर नहीं लेगी तो फिर जो है वो बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका यहाँ पर और हो सकता है। बिल्कुल। और हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है कि तीनों सीटों पर अब नतीजे क्लियर हो चुके हैं, डिक्लेयर हो चुका है, और जिसमें नालागढ़ से भी कांग्रेस जीत गई है। कांग्रेस के प्रत्याशी बाबा हरदीप जीत चुके हैं। वीरभद्र सिंह के वो बेहद करीबी बताए जाते हैं और अब वहां भी जीत दर्ज कर ली है। यानी कि सोचेगा 3 सीटों पर उपचुनाव और 3 में से महज 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई, वो भी बहुत कम मार्जिन से 1500 वोटों से जीती बीजेपी, और 2 सीटें सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने पाले में कर ली है। यानी कि जो आंकड़ा 38 का था कांग्रेस का, अब वो 40 का हो गया। यानी कि सीधे तौर पर आप देखिए, जो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अभी जिस बात को कहा था अपने बयान में, और उन्होंने कहा था कि ये हमें जब चुनाव हुआ तो उस चुनाव में हमें जनता ने 40 सीटें दी थी, लेकिन तमाम खरीद फरोख्त की कोशिश की गई, तमाम विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई, जिसके बाद आंकड़ा भी कम हुआ। लेकिन एक बार फिर जनता ने 40 का आंकड़ा पूरा कर दिया है। जनता ने कहा कि हमने आपको 40 दी थी, हम फिर से 40 कर देंगे। तो 38 सीटें पहले से थी, 9 सीटों पर उपचुनाव होने थे, जिनमें से 6 सीटों पर 1 महीना पहले उपचुनाव हुए थे और जिनमें से 4 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। और अब जब 3 सीटों पर उपचुनाव हुए तो 2 सीटें फिर कांग्रेस के खाते में चली गई। यानी कि अब फिर से 40 सीट कांग्रेस की हो गई हैं और 28 सीट जो है वो हो गई हैं बीजेपी की, और कुल 68 सीटें हिमाचल में विधानसभा की हैं। तो ये यहाँ पर जो मैसेज निकल करके सामने आया है विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी का जिस तरीके से सुपड़ा साफ हुआ है, और अब देखिए ये अब जो आपके सामने स्थिति है, अब आपके सामने जो नंबर है, इसमें बहुत कम जो है वो अब चांस है कि कोई बड़ा फेरबदल हो। अब यही स्थिति रहेगी और यही स्थिति रहती है तो बीजेपी ये मान करके चलिए कि बहुत बुरी हालत में यहाँ पर फंसती हुई नजर आ रही है। और बीजेपी के लिए एक इतना बड़ा यहाँ पर जो है वो धक्का लग रहा है, बीजेपी इतने बड़े धक्के में जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है कि बीजेपी के लिए यहाँ पर संभलना मुश्किल हो जाएगा। और जिस तरीके से बीजेपी को यहाँ पर कई सीटों पर ऐसा उलटफेर का सामना करना पड़ा है, चाहे वो बद्रीनाथ की सीट हो, चाहे वो हरिद्वार की सीट हो, इन जो धार्मिक क्षेत्रों की सीटों पर भी बीजेपी को जो तगड़ा झटका लगा है, इससे कहीं ना कहीं मैसेज साफ है कि बीजेपी अब यहाँ पर किस तरीके से अपने आप को जो है वो खेल में दोबारा लेकर के आती है। क्योंकि आगे विधानसभा के चुनाव जो है वो अब आगे है, झारखंड के चुनाव है, हरियाणा का चुनाव है, महाराष्ट्र का चुनाव है। अभी तो ये एक तरीके से ट्रेलर है, असली पिक्चर जो है वो बाकी है। और असली पिक्चर में अगर बीजेपी यहाँ पर पिछड़ जाती है तो आप ये मान करके चलिए कि बीजेपी के लिए वापसी का जो रास्ता है वो फिर तकरीबन बंद हो जाएगा। बीजेपी के लिए वापसी का रास्ता बंद हो जाएगा, ये साफ संदेश है। और बीजेपी यहाँ पर सीधे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि अगर अपने आप को जमीनी मुद्दों से दोबारा से बीजेपी अगर ठीक नहीं करती है तो विधानसभा चुनाव में हो सकता है कि इससे भी ज्यादा बुरा हाल हो। और शालिनी अब मेरे साथ में जुड़ गई है, जिस तरीके से ये चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं और बीजेपी के लिए एक तगड़ा बड़ा झटका जो है वो दिख रहा है। से आज ये उपचुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं, वो बीजेपी के लिए झटके पे झटके साबित हो रहे हैं। जहां पिछले हमने देखा था इन सीटों के अंदर जो 10 सीटें जो थी वो
जो थी अन्य दलों के पास थी, जिसमें से 3 जो सीटें थी वो बीजेपी के पास थी और उन 3 सीटों पर भी वो बचाने के लिए भी बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और इस बीच जो तमाम खबरें सामने आ रही हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कई सीटों के अनुसार मैं आपको बता दूं कि देखिए कांग्रेस जो है वो आगे चल रही है और बीजेपी जो है वो पीछे चल रही है। वहीं बिहार की रुपौली सीट की बात करें तो वहां पर निर्दलीय जो है वो आगे चल रहे हैं और जो जेडीयू है वो पीछे चल रही है। पंजाब की जालंधर सीट पर आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो जीत चुके हैं। रायगंज जो है उस पर टीएमसी जीत चुकी है, बागदा जो है उस पर टीएमसी जीत चुकी है और मनिकतला जो है उस पर टीएमसी जो है वो जीत चुकी है। हार का सामना करना पड़ा है। तो यानी कहा जाए पश्चिम बंगाल में तो एक सीट भी बचाने में बीजेपी जो है वो कामयाब नहीं हो पाई है। वहीं हिमाचल प्रदेश के अंदर हमीरपुर के अंदर बीजेपी जीत गई, कांग्रेस को हार मिली। देहरा के अंदर कांग्रेस जीती और साथ में बीजेपी को हार मिली और नलगढ़ की सीट पर कांग्रेस जो है वो जीती और बीजेपी को हार मिली। और उसी तरीके से बद्रीनाथ की सीट भी अपने आप में बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि इस सीट से माना जा रहा था कि बीजेपी जो है वो जीत सकती है, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पर कांग्रेस जो है वो जीत गई है और बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। मंगलौर जो है वहां पर भी कांग्रेस जीत गई है और तमिलनाडु के अंदर विक्रवांडी सीट पर जो है वो डीएमके जो है, आपने देखा होगा डीएमके पार्टी जीत गई और वहां जिस तरीके की जश्न की तस्वीरें आ रही हैं वो भी हमने आपको अभी कुछ देर पहले ही दिखाई थी। तो सर, सवाल यहाँ पर ये है, ये उपचुनाव जो है वो आने वाले कई राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए ट्रेलर के तौर पर देखा जा रहा था और इस ट्रेलर के अंदर जिस तरीके से बीजेपी को एक के बाद एक कई झटके मिल रहे हैं और इंडिया गठबंधन मजबूत होता नजर आ रहा है, तो उन राज्यों पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा? देखिए, ट्रेलर के तौर पर देखा जा रहा था, अब इसको दिखाया जाएगा नहीं, सामान्य सी बात है, अक्सर ऐसा हो जाता है, अक्सर वैसा हो जाता है। अब नहीं इसको दिखाया जाएगा। अब मीडिया इस चुनाव में जो जीत मिली है इंडिया गठबंधन को, इसको बहुत छोटा करके आंकने का काम करे। अब मीडिया ये दिखाएगी नहीं, अक्सर जो है वो उपचुनाव में इस तरह से उलटफेर हो जाता है। सुधीर चौधरी इस वक्त में अपनी फाइलें पलट रहे होंगे, पन्ने तैयार कर रहे होंगे कि रात को जब शो किया जाए तो उसमें बताया जाए कि नहीं, इंदिरा गांधी उस वक्त में उपचुनाव हार गई थी, अटल बिहारी उस वक्त में हार गए थे। ये पुरानी पुरानी बातें बता करके और ये जो है वो दिखाने बताने की कोशिश होगी कि नहीं भाई, ये तो सामान्य सी बात है। और यही अगर उपचुनाव में अगर बीजेपी जीत जाती तो फिर उसको कहा जाता कि देखिए कांग्रेस ने झूठा एक जो है वो आरोप चलाया था, संविधान बदलने को लेकर के कांग्रेस ने झूठ बोला था और जिसकी वजह से जो है वो पूरा चुनाव कांग्रेस ने डिरेल कर दिया था। लेकिन अब लोगों के समझ में असली चुनाव जो है वो अब समझ में आया है। अगर यही 10 सीटों पर अगर एनडीए का कब्जा होता और केवल 3 सीटें इंडिया गठबंधन के पास में आती, तो आप ये मान करके चलिए कि आज इसको जो है वो एक ऐसी जीत के तौर पर बताया जाता और आज खुद नरेंद्र मोदी हो सकता है कि बीजेपी कार्यालय चले जाते और कहते कि देखिए झूठ पर जो है वो पिछला चुनाव लड़ा गया, लोकसभा चुनाव, और असलियत पर अब लोगों को जो है समझ में आया है कि क्या स्थिति है, तब जाकर के जो है चीजें साफ हो जाती। लेकिन अब मीडिया से ये चुनाव नहीं संभल रहे हैं, अब सरकार से भी ये चुनाव नहीं संभल रहे हैं। लोगों ने सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है, लोगों ने सारा कंट्रोल, सारा सिस्टम अपने हाथ में ले लिया है और सरकार का कान मरोड़ने का काम कर रहे हैं। सरकार का कान मरोड़ने का काम जो है वो अब जनता कर रही है कि आप अगर काम नहीं करोगे, आप अगर लोगों के मुद्दों पर बात नहीं करोगे, तो आपका कान मरोड़ करके, जैसे होता था ना कि एंटीना जो है वो सही करते थे, रेडियो पर सिग्नल नहीं आता था तो बार बार उसको घुमा घुमा करके, थप्पड़ मार मार करके उसको जो है ठीक करते थे कि कहीं पर जो है सिग्नल पकड़ जाएगी। तो वैसे ही सरकार का कान मरोड़ करके अब जनता जो है वो अपने सिग्नल पर लेकर के आना चाह रही है, क्योंकि अभी भी मोदी जी जो है वो हिंदू वाले जो है वो उसमें नैरेटिव में चले जाते हैं कि हिंदू का अपमान क्यों कर रहे हो। कभी जो है वो चले जाते हैं कि ये कांग्रेस जो है वो संविधान के हत्या दिवस का वो के तौर पर वो इमरजेंसी को याद दिलाते हैं।
वो ऐसे ऐसे चैनल पर ऐसी ऐसी फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे हैं। जनता कह रही है फ्रीक्वेंसी हमारे साथ में मैच नहीं कर रही है, आप जो हमारी रेंज में आइए, हमारी रेंज से बाहर चले गए हैं, आप वो परमात्मा वाली छवि से थोड़ा नीचे उतरिए, लोगों के साथ में बैठिए, बात करिए। राहुल गांधी आजकल जो है वो जनता की फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे हैं। मतलब कहा जाए कि जो बीजेपी है वो अपनी पुरानी पिच पर ही खेलने का काम कर रही है, पुराने मुद्दों के जरिए ही जनता के बीच में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं इंडिया गठबंधन जो है वो नई नई चीजें, नए नए मुद्दे जो है लोगों से जुड़े हुए ला रहा है। उसका भी एक बड़ा कारण माना जा सकता है कि बीजेपी जो है अपनी जीती हुई चीजों को भी, अपनी जीती हुई बाजी भी हारती हुई नजर आ रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है। आप कितना ही बढ़िया, कितना ही जबरदस्त कुछ भी एक जायका आप ले आइए, कोई अचार ले आइए, कोई आइसक्रीम ले आइए, कोई मिठाई ले आइए, कोई चटपटा आइटम ले आइए, कितना ही टेस्टी कुछ भी ले आइए आप, एक वक्त एक बार आप खाते खूब मजा आता है। ऐसा मजा आता है कि शरीर का रोम रोम जो है वो खिल उठता है। आप कुछ एक ऐसी शानदार आइसक्रीम खाते हैं, पूरे मुंह में से एक ऐसी लार निकलती है कि जो मानो कि पूरी आत्मा तृप्त हो गई हो। ऐसा जो है वो लगता है कि वाह, ऐसी शानदार आइसक्रीम तो आज तक नहीं खाई। कोई अचार जो है वो ऐसा चटकीला अचार आप खाते हैं कि सीधे जो है वो चोटी तक आपके एक एक नस में जो है उसका रस पहुंच जाता है, उसका स्वाद पहुंच जाता है। लेकिन आप एक चीज को 4 दिन लगातार खाइए, आपको वो सामान्य लगने लगता है। आपको उसमें फिर वो नयापन, तीखापन जो महसूस होता था, वही अचार जो पहली बार आप लेकर के आए थे, उसी में से एक चम्मच निकाल करके आप रख करके आज खाते हैं। एक वक्त में ऐसा था कि आप केवल अचार जो है सूखा अचार खा जा रहे थे, रोटी की भी आवश्यकता नहीं थी आप। इतना पसंद आ रहा था आपको, लेकिन एक वक्त के जो उस अचार उब गए हैं उससे, और फिर आपको उसमें अचार में से नमक भी ज्यादा महसूस होने लगता है, मिर्च जो है वो ज्यादा महसूस होने लगती है, और कुछ दिन बाद में उस अचार में से आपको बदबू आने लग जाएगी और आप कहोगे कि इसको उठा करके फेंको, ये पेट खराब करने वाला है, इसको बदल दो आप। तो वही स्थिति जो है वो इस वक्त में भाजपा की दिखाई दे रही है। एक वक्त में मोदी मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, इस तरह के नारे जो है वो गढ़े गए। और ये देखिए कांग्रेस के बाबा हरदीप, वो 9,000 वोटों से करीब करीब यहाँ पर जीत गए हैं। तो अब जो है वो सर्टिफिकेट आ रही है, अब फाइनल आंकड़े निकल करके सामने आ रहे हैं, और ये फाइनल आंकड़े इस बात पर मोहर लगा रहे हैं, इस बात पर जो है वो अपना एक तरीके से स्टैंप लगा रहे हैं कि बीजेपी इस बार के चुनाव में उस अचार के डब्बे के जैसे हो गई है। एक वक्त तक लोगों ने बहुत चटकारे लिए, लोगों ने बहुत जो है उसको महसूस किया, बहुत उसको जो है वो खूब अच्छे तरीके से पसंद किया, लेकिन अब बीजेपी से लोग ऊब गए हैं। ये सीधे साफ तौर पर जो है तस्वीर के जरिए आप समझ सकते हैं, और बीजेपी को जबरदस्त झटका यहाँ पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। और अब अचार का डब्बा मुझे लग रहा है बदबू आने के टाइम पर, और जब वो पेट खराब करने लग जाए तो फिर 150 रुपए का, वो 200 रुपए का अचार का डब्बा मत देखिए, क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो फिर उसका खर्चा जो है ज्यादा आएगा। इसलिए हो सकता है कि लोग वो 150-200 रुपए का जो अचार का डब्बा है उसको हटा करके अपना हॉस्पिटल का खर्चा बचवाना चाहेंगे। तो कई बार राजनीति इसी तरीके से होती है, कई बार लोग जो है वो पसंद करते हैं और उसके बाद में आपको उतनी ही बुरी तरीके से नकार भी देते हैं।